चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। जो हमारी यूपी पीसीएस की यूथ कंपटीशन टाइम की जो हमारी बुक चल रही थी, उसका जो हमारा 10वां चैप्टर आ गया था। 10वां चैप्टर था उत्तर प्रदेश में। इसी का जो 5वां पेपर है उत्तर प्रदेश में पीसीएस जो है, उसका 5वां 6वां पेपर इस बुक में है। और इसका जो 5वां पेपर है उसका चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 क्या है? अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, उत्तर प्रदेश में सुशासन। उत्तर प्रदेश में सुशासन। उत्तर प्रदेश में सुशासन, ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण के बारे में पढ़ेंगे, लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे, सिटीजन चार्टर के बारे में पढ़ेंगे, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार और समाधान योजना। इन सारी चीजों को इस टॉपिक में 10वें चैप्टर में हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। इसमें कुल मिला के 7 या 6-7 क्वेश्चन है, उनको देख लेंगे, सारी चीजें कवर हो जाएंगी अच्छे से। तो चलिए इसका हम पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, तो पहला नंबर जो हम अपना क्वेश्चन चालू करते हैं, चैप्टर नंबर 10 का पहला नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन है, सुशासन के सिद्धांतों एवं चुनौतियों की विवेचना करते हुए सुशासन स्थापित करने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। तो हम इसको आसान भाषा में पहले समझ लेते हैं। इसके क्वेश्चन के 2-3 भाग है, 2 भाग है। पहला है सुशासन के सिद्धांत क्या होते हैं, इसके जो सुशासन है उसको स्थापित करने के मार्ग में चुनौतियां क्या क्या है, और उन चुनौतियों को समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं। 3 फेज में ये उत्तर लिखा जाएगा। तो पहले फेज में ये है सुशासन के सिद्धांत। तो सबसे पहले ये समझते हैं सुशासन क्या है, फिर सुशासन के सिद्धांत क्या है, उसके मार्ग में चुनौतियां क्या है, और सुशासन स्थापित करने के मार्ग में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या किया। तो सुशासन का मतलब होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जैसे कि नाम सुशासन, सुव्यवस्थित, सुसमाचार, ठीक है। सु जैसे सु शब्द लगा जाता है वो अच्छी तरीके, तो जो भी शासन प्रशासन है वो बहुत अच्छी तरीके से चलाया जाना, उसी को सुशासन कहा जाता है। जैसे ऐसा शासन या प्रशासन जो लोगों के हित में हो, जो ईमानदारी से संचालित हो, पारदर्शिता से संचालित हो, जिम्मेदारी के साथ में काम करे, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय मिल सके, विकास मिल सके, समानता आ सके, विषमता दूर हो सके, ठीक है। जनता के लिए जो अच्छा हो, सही तरीके से शासन करे, वही शासन सुशासन कहलाता है। जैसे किताब में भी दिया गया कि सुशासन से तात्पर्य अच्छी शासन व्यवस्था से होता है। सुशासन का अर्थ होता है न्याय पर आधारित शासन व्यवस्था हो। वर्ष 1992 में विश्व बैंक ने सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस की परिभाषा तय की थी। इसने सुशासन को विकास के लिए देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया था। यानी इसने तो ये कहा था कि सामाजिक आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन करने की एक शक्ति होती है ये। और सुशासन के 8 सिद्धांत तय किए गए थे, जो हमारे विश्व बैंक हो गई, जो विभिन्न प्रकार के संगठन हो गए, जैसे विश्व बैंक हो गई, भारतीय पारंपरिक जो परंपराएं हो गई, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गए, तो इन्होंने इसके कुछ सिद्धांत दिए हैं कि सुशासन क्या होता है। तो सुशासन के सिद्धांत क्या होंगे? कोई भी शासन सुशासन तभी होगा, अच्छा शासन तभी होगा, जनता के लिए अच्छा शासन तभी होगा, सुव्यवस्थित शासन तभी होगा जब क्या होगा, उसमें उसमें भागीदारी होगी, जनता की भागीदारी होगी। यानी ऐसा शासन जिसमें केवल सरकार ही नियम ना बना दे, कानून लागू करने में सरकार ही ना केवल आगे आगे चले, उसमें जनता को भी शामिल करे, यानी जनता की भागीदारी हो, वह शासन सुशासन होगा। ऐसा शासन जिसमें जवाबदेही की भूमिका होगी, यानी अगर कोई अधिकारी कोई डिसीजन लेता है, कोई निर्णय कोई लेता है, तो उसका उसके ऊपर वाले अधिकारियों के प्रति अपने द्वारा किए गए कार्यों का जवाबदेही होनी चाहिए कि तुमने ये काम किया था, ये पुल बनाया था, इसको तो 20 साल में चलना चाहिए था। कोई इंजीनियर अगर बना दे तो ये 6 महीने में कैसे गिर गया, तो उसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी। तो ऐसा शासन सुशासन होता है, सुशासन होता है जिसमें जवाबदेही का भावना होती है। ऐसा शासन भी सुशासन होगा, अच्छा शासन होगा जिसमें पारदर्शिता होगी, यानी सरकार के तरफ से जो भी पैसा किसी योजना के लिए आया है, वो जनता पारदर्शी तरीके से पता तो कर पाए कि पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है। जनता किसी आरटीआई के थ्रू, किसी अधिनियम के तहत अगर कोई सूचना कोई पाना चाहता तो वो बताए, तो क्या कहते हैं कि कौन
इसमें कितना पैसा खा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, किस लेवल की इसमें रोड बनने में सीमेंट यूज हुई है, ये सारी चीजें हुई हैं। तो सुशासन क्या है, जिसमें पारदर्शिता हो, ये भी इसके सिद्धांत के तहत आएगा। आप भी इसमें कई चीजें जोड़ सकते हैं। सुशासन यानी अच्छे शासन के सिद्धांत क्या है, ऐसा शासन जिसमें उत्तरदायित्व की भावना हो, यानी बड़े अधिकारी जो वगैरह होते हैं वो अपने जो जनता है, नागरिक है, जिनको वो सेवा दे रहे हैं, जिनके ऊपर शासन कर रहे हैं, जिनको सेवा देने के लिए वो नियुक्त किए गए हैं, ये तो नेता है, ये तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उनका उत्तरदायित्व होना चाहिए। प्रभावशालिता होनी चाहिए, दक्षता होनी, यानी ऐसा शासन ये नहीं कि केवल काम कर रहा है, काम कर रहा है, बाजा तो खूब बजा रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा, वही बंदर वाला काम की इधर से उधर कूद रहा है, काम कुछ हो नहीं रहा। जैसे शादी बारात में कोई काम देख रहे हो, कोई जैसे व्यक्ति है वो इधर से उधर घूमता रहेगा, हाँ हाँ ले आओ ये काम करो, खुद कोई काम नहीं करेगा, तो ऐसा काम ना हो। जो भी शासन, सुशासन, अच्छा शासन यह होगा कि कोई योजना चलती है तो उसका जमीनी स्तर पर उसका प्रभाव दिखाया जाए। ये नहीं कि बिजी विदाउट वर्क हो, कि यानी कहना काम तो ऐसे दिख रहा है कि ये कर रहा है लेकिन कुछ काम ना हो, यानी प्रभावशाली हो, दक्ष हो, यानी दक्ष होने का मतलब यह है कि कम से कम संसाधन में अधिक से अधिक उसका लाभ जनता तक मिल जाना चाहिए। ऐसा शासन हो जिसमें भागीदारी हो जनता की, समावेशिता हो, यानी समाज के सभी वर्ग उसमें शामिल हो, कोई छूट न जाए पीछे, सहमति उन्मुख हो, जनता की सहमति ली जाए। ये नहीं कि ऊपर से ही क्या कहते हैं कि कोई डिसीजन पास कर दिया है और नीचे वाले मानो, ऐसा नहीं, नीचे से भी उनकी आवश्यकताओं को समझा जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए, उनकी जरूरतों को समझा जाए, फिर कोई डिसीजन लिया जाए। ऐसा शासन सुशासन होता है। ऐसा शासन सुशासन होगा जिसमें कानून का शासन होगा। ये नहीं कि कोई नेता बन गया वो अपना शासन चला रहा है, कोई अधिकारी है वो कह रहा है कि मेरा शासन चलेगा, नहीं, कानून में जो लिखा है, संविधान में जो लिखा है, किताब में जो लिखा है वो होना चाहिए। ये नहीं कि कोई छोटा बड़ा है, कोई किसी के हिसाब से जो कानून कह रहा है उसके हिसाब से, तो सुशासन के ये सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं इस आधार पर। तो सुशासन के सिद्धांतों में अगर बात की जाए तो सुशासन के सिद्धांत ये दिए गए, जैसे एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। सुशासन के सिद्धांत जैसे एक भागीदारी होता है, कानून का शासन होना चाहिए, सहमति उन्मुख, भागीदारी, समावेशिता होनी चाहिए, प्रभावशालिता होनी चाहिए, दक्षता यानी ठीक है, उत्तरदायित्व होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेहिता, ये सारे सुशासन के सिद्धांत होते हैं। यानी अच्छा शासन तभी होगा। तो भागीदारी क्या होती है, भागीदारी से तात्पर्य होता है कि विकास की मुख्य धारा में सभी का योगदान हो, सभी की भागीदारी हो, चाहे जिस जाति का, धर्म का, समुदाय का, लिंग से संबंधित। ये नहीं कि लड़की ये काम उस आयोग में नहीं आ सकती है, लड़की सेना में नहीं जा सकती, हर जगह जा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समान रूप से सभी के लिए लागू हो, यानी सभी की भागीदारी हो। कानून का शासन हो, यानी कानून द्वारा, शासन द्वारा कानून का पालन निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानून के पालन की अवधि में मानवाधिकारों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अथवा अर्थात मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, अर्थात मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सहमति उन्मुख होना चाहिए, सर्वसम्मति उन्मुख, निर्णय लेने से सभी को न्यूनतम संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं जिससे किसी अन्य को हानि ना हो, यानी सहमति लेनी चाहिए। ये नहीं कि खाली ऊपर से डिसीजन बन के आ गया, नीचे चल रहा है। भागीदारी, समावेशिता होनी चाहिए। सुशासन का उद्देश्य समता मूलक समाज को बढ़ावा देना होता है एवं सभी को समान रूप से अवसर की उपलब्ध कराना होता है, सभी को अवसर भी तो आगे बढ़ने का। ये नहीं कि किसी के मार्ग में कोई आगे कोई पीछे, तो जो सब समान है, ऐसा नहीं। महिलाएं हैं तो महिलाओं के हिसाब से कानून बनाओ, ताकि उनके जैसे पीरियड्स वगैरह आते हैं तो उनको छुट्टी दो, नहीं तो वो हमेशा पीछे रह जाएंगे। कोई SC ST समुदाय, उसकी कुछ खास जरूरतें, समस्याएं हैं, तो उसके हिसाब से नियम बनाओ, तभी तो समानता है, नहीं कभी समानता नहीं। ठीक है। प्रभावशीलता और शासन की नीतियों का क्रियान्वयन इस तरह से हो कि समाज के सभी वर्गों का लाभ हो, प्रभावशाली तरीके से पहुंचे। फिर क्या है कि अधिकतम उत्पादन के लिए मानवीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए। समाज की बेहतरी के लिए जो सरकारी संस्थान है, निजी और नागरिक समाज संगठनों में उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए। इन संगठनों में उत्तरदायित्व के साथ ही जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। पारदर्शिता क्या है, सुशासन के क्रियाकलाप में पारदर्शिता होनी चाहिए, अर्थात सूचनाओं की प्राप्ति आम जनता के लिए सुलभ होना चाहिए। भाई अंदर चल क्या रहा है, कितना पैसा आया, कितना बजट पास हुआ, लोगों को पता तो चले, पता चले। नगर निगम वाले, नगर पालिका में जो होते हैं, पास कर लेते हैं 20-20 करोड़ का, जैसे पंचायत सीरीज में दिखाए हैं कि एक ही लाइट लगा रहे हैं, कह रहे हैं 12वीं लाइट लगाओ, कहाँ है, बाकी 11 लाइट खा गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। जो सरकारी संस्थान है, जो निजी संगठन है, उनको निश्चित समय अवधि में सभी हितधारकों को सेवा प्रदान की जानी चाहिए, इसके प्रति उनको जवाबदेही होना चाहिए।
अब देखते हैं कि इसके प्रति जो इसके जो इस ये होती है सुशासन होता है, इसके जो सिद्धांत होते हैं, इसको स्थापित करने के मार्ग में चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तो उनको देखने की एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि क्या क्या चुनौतियां आती हैं सुशासन के मार्ग में, हमारे कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं। तो सबसे पहली जो चुनौती आती है कि हमारे यहाँ पे राजनीति का अपराधीकरण हुआ, यानी जो अपराधी है वो अब राजनीति में घुस रहा। अब अपराधी जानते हो क्या करते हैं, जहां भी रहेगा वो हरामखोर अपनी हरामखोरी नहीं छोड़ सकता। भ्रष्टाचार है, आज देखो भ्रष्टाचार को एक कह रहे हैं ऊपरी कमाई, मतलब बड़ी शान से लोग बजाते हैं, तो ये बड़ी समस्या है। लैंगिक असमानता हमारे यहाँ पे बड़ी समस्या है कि लैंगिक हम लोग समानता स्थापित नहीं कर पाए। भाई सुशासन तो तभी आएगा ना जब सभी वर्ग सभी लिंग के लोगों को समान अधिकार मिलेगा। न्याय में देरी है, हमारे यहाँ पे सुशासन अच्छा शासन क्यों नहीं है, क्योंकि कोई कत्ल करके चला गया, कोई चोरी करके चला, अब उसको सजा ही नहीं मिल रही है, तो लोगों दूसरों का मन बढ़ रहा है, वो भी चोरी कर रहे हैं। तो अगर चोरी चोरी हो रहा है, लोगों को मन बढ़ रहा है, तो ऐसा शासन कहाँ सुशासन हो सकता है। तो न्याय में देरी है, हिंसा की बढ़ती घटनाएं हो रही हैं, जैसे हमारे यहाँ पे देखो हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कहीं मॉब लिंचिंग होगी, कहीं मकबरा का विवाद हो जाएगा, कहीं कोई विवाद हो जाएगा। लोगों के अंदर जागरूकता का अभाव। अगर देखो सही मायने में तो जनता को पता ही नहीं है कि उसके अधिकार क्या है, उसका शोषण कौन कर रहा है, पता ही नहीं। और जो भी जागरूक नहीं है उसका शोषण तो होगा, शोषण करने वाला बदल जाएगा लेकिन उसका शोषण हमेशा होता रहेगा। तो जागरूकता का लोगों में अभाव, जवाबदेहिता का अभाव। जैसे कोई है, अब जैसे यूपीपीसीएस, हम इसी आयोग को ले लेते हैं। अब आयोग परीक्षा टाले जा रहा है, टाले जा रहा है, टाले जा रहा है, क्या है कि किसी को जवाब ही नहीं देना है। जनता के लड़के क्या है, लड़के बेवकूफ हैं, करते रहे, 1 साल करेंगे 2 साल करेंगे, हम टालते रहेंगे परीक्षा, हमसे क्या मतलब है। तो ये जवाबदेही नहीं है कि भाई तुम इतने दिन में परीक्षा नहीं कराओगे तो तुमको हम पद से हटा देंगे, तुम्हारा डिमोशन कर देंगे, तुमको क्या कहते हैं ये सुविधा तुम्हारी रोक देंगे, तुम्हारी रैंकिंग नीचे कर देंगे। तो कुछ जवाबदेही नहीं है इनके अंदर। तो चलिए एक एक करके हम पॉइंट इनको समझने की कोशिश करते हैं व्याख्या सहित, कि हमारे यहाँ सुशासन के मार्ग में क्या क्या चुनौतियां हैं। कि हमारे यहाँ पे जो राजनीति है ना उसका अपराधीकरण हो चुका है। ये सुशासन की संकल्पना को जमीनी स्तर पर लाने में सबसे बड़ी समस्या है। आज भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, ठीक है, जो प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर अपनी जड़ें जमा चुका है, जिससे क्या होता है कल्याणकारी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती। अब देखे होंगे कि झारखंड में एक पत्रकार था और वो जब क्या कहते हैं रोड का बता रहा था, दिखा रहा था, उसकी हत्या करके उसको गटर में डाल दिया था। तो इस तरह से अगर क्या कहते हैं भ्रष्टाचार होगा तो कहाँ सुशासन स्थापित हो गए। जो सरकार की योजना थी सड़क बनाने की वो कहाँ जनता तक पहुंच पाई। हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कुछ अच्छा भी करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी नीचे वाले नहीं कर। तो ये भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। लैंगिक असमानता हमारे यहाँ पे बड़ी समस्या है, सुशासन के मार्ग में है। प्रदेश में महिलाओं के साथ अभी भी भेदभाव होता है, छेड़खानी होती है। जो ऑफिस वगैरह काम करती है तो उनको कम वेतन पर रखा जाता है। उनको ऑफिस वाला जो ऊपर वाला होता है बात तो कर लेता है कि हम तुमको 20,000 में देंगे, लेकिन कहता है कि 20,000 मिल गए, कह देना साइन कर देना, हम तुमको 15,000 ही देंगे, ऐसे होता है। तो महिलाओं के साथ में भेदभाव किया जाता है। देश प्रदेश में जो हमारी न्यायपालिका है, भाई न्याय में देरी है क्योंकि न्यायालय कम है, लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो जनता सरकार तेजी से निर्णय नहीं कर पाती, जज निर्णय नहीं दे पाते, तारीख पे तारीख चलती रहती। तो जज का भार है और इसके लिए होना चाहिए अधिक से अधिक न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए, जजों की नियुक्ति की जानी चाहिए, सरकार वो करती नहीं। तो प्रदेश प्रदेश में न्यायपालिका पर अत्यधिक भार है, जिसके कारण न्याय में देरी होती है, जिससे सुशासन स्थापित करने में देरी होती है। हमारे यहाँ जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण जनता अपने अधिकारों और हितों को समझ नहीं पाती है, इससे भी कल्याणकारी योजना उनके पास तक नहीं पहुंच पाती है। शासन प्रशासन में जवाबदेही का अभाव, जिसके कारण सुशासन सुनिश्चित करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। अब ये हो गई समस्याएं, सुशासन हमने देख लिया क्या होता है, सुशासन के सिद्धांत क्या होते हैं और इसके बारे में चुनौतियां क्या होती हैं। तो अब हम जानते हैं कि सुशासन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या पहल की गई। तो जो हम कारण देंगे वो उत्तर प्रदेश सरकार और जो हमारी केंद्र सरकार है, तो यही आता है सरकार द्वारा क्या प्रयास किया। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, जो चीजें, तो केंद्र सरकार द्वारा कोई योजना चलाई जाएगी उसको उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से अपना लेगी, उसको बढ़ावा देगी, ठीक है, उसी को प्रमोट करेगी। तो इसी तरह उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों की योजनाओं को इसमें शामिल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन को स्थापित करने के लिए क्या क्या काम किया। तो भारत सरकार ने सबसे पहले इस दिशा में प्रयास किया था। शासन प्रशासन में शुचिता और पारदर्शिता को स्थापित करने के उद्देश्य जो 25 दिसंबर 2014 को हमारे जो प्रधानमंत्री पहले थे ना अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जन्म दिवस को हमने सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। भारत सरकार ने क्या कहा था कि जो बिहारी जी का जन्मदिन है उनको हम सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम सुशासन पखवाड़ा मनाएंगे, पूरा 15 दिवस तक 15 दिनों तक उसको मनाएंगे। ये पहला पॉइंट हो गया जो हमारी सरकार करना चाहती है उसके क्षेत्र में।
सुशासन स्थापित करने के मार्ग में। सुशासन स्थापित करने के लिए सरकार क्या लेके आई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम लेके आई है। सूचना का अधिकार अधिनियम लेके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सरकार ने पारित किया था, और वो जब आया था तो उसको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू भी अपने यहाँ पे कर लिया था कि कोई सरकारी विभाग है तो उससे आप जानकारी पा सकते हो। जाने कितने भ्रष्टाचार इससे उजागर हुए। तो सुशासन स्थापित करने में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी बहुत महत्वपूर्ण है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी सुशासन को स्थापित करने में बड़ा बढ़ाएगा। जैसे सारी चीज इंटरनेट से कर दी जा रही है। जैसे कोई टीचर है नियुक्त होता है तो पहले क्या होता था, स्कूल का मैनेजर होता था, वो पैसा लेता था, उससे घूस लेता था, प्रिंसिपल लेता था अपने यहाँ नियुक्ति कर, वो इवन बाबू भी लिया करता था। लेकिन अब आप देखोगे ऑनलाइन सारी वो चीज हो जाने की वजह से कोई पैसा नहीं ले पा रहे, तो भ्रष्टाचार कम हुआ, यानी सुशासन, अच्छा शासन, यानी ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से व्यापार में सुगमता आई। पहले क्या होता था, सब कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन किया जाता था, तो नेताओं के पास जाओ, चक्कर काटते रहो, चक्कर काटते कहीं यहाँ फंसा देंगे। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सिद्धांत लगा करके जो कोई व्यापारी है, कोई निवेश करना चाहता है, उसको आसानी से सारी परमिशन मिल जाती है, वो ऑनलाइन वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से पा सकता है। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से भी व्यापार सुगमता बढ़ रहा है, इससे सुशासन आ रहा है। हमने पुलिस तंत्र में सुधार कर दिया। आप देखेंगे जब अखिलेश यादव की सरकार थी उसने डायल 100 ये जो 100 जो पुलिस की गाड़ी आती है उत्तर प्रदेश में, देखे होंगे उसी के समय से पुलिस में सुधार हुआ। तो अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित करने में उसका भी बड़ा योगदान है। कानून का शासन स्थापित करने का प्रयास किया गया कि किसी व्यक्ति का शासन ना हो, कानून का शासन हो। शिकायत एवं निवारण तंत्र की स्थापना भी की जा रही है। जैसे इसके लिए आप देख सकते हैं समाधान पोर्टल की स्थापना की गई है कि कोई व्यक्ति अपनी किसी विभाग से कोई समस्या है जाता है, वो क्या कहते हैं बिजली विभाग में, और उसका गलत बिल आ गया, और वो क्या कहते हैं बार बार वहां जा रहा है और कोई उसकी सुन नहीं रहा है, तो वो समाधान पोर्टल है वो बनाया गया है, उस पर जाकर शिकायत दर्ज करवा ले और देख लेगा, पूरा ट्रैक करता रहेगा कि हमारी शिकायत कहाँ कहाँ पहुंचे, उसका समाधान होगा। क्योंकि ऑनलाइन दिख रहा है तो सबको करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए शिकायत निवारण तंत्र की भी उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित किया है। पूरी प्रक्रियाओं का इस समय सरलीकरण किया जा रहा है कि जनता समझ नहीं पाती उनको आसान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जी भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। क्या नारा दिया था उन्होंने, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास होगा तभी तो सुशासन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ वर्षों से सुशासन स्थापित करने के लिए भी प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश सरकार की सुशासन नीति का प्रभाव शासन प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है। प्रदेश सरकार 25 दिसंबर को प्रदेश सरकार क्या कर रही है, सुशासन दिवस के रूप में मना रहे, साथ ही साथ सुशासन पखवाड़ा भी आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार सुशासन स्थापित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाती रही। 25 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने सुशासन सूचकांक भी हमने देखिए जारी किया है, ताकि रैंकिंग की जा सके। उत्तर प्रदेश की भी रैंकिंग की गई है। आप देखिए कौन सा वर्ग में 2021 में रैंकिंग 5वां था, अब कौन से सुशासन रैंक। यह विदित करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य ने सुशासन के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। निष्कर्ष में देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासन प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में सुशासन स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। सुशासन के क्षेत्र में प्रदेश में काफी सुधार हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम अपना दूसरा क्वेश्चन चालू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त के गठन, कार्य, शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। यानी लोकायुक्त के बारे में प्रश्न है। तो आप जानते हो, सुने होंगे कि लोकपाल और लोकायुक्त क्या होते हैं। तो आप समझिए कि लोकपाल क्या होता है और लोकायुक्त क्या होता है। तो इनको होता क्या है, इनको समझने पहले ये समझ लीजिए कि एक आसान भाषा में कि जब भी कभी कोई अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, जिसके पास आप ये न समझ पाए कि आप कहाँ जाए। मान लो आपका छोटा मोटा कोई काम रुक रहा होगा, आपका जैसे कोई जनता आपको परेशान कर, कोई दबंग आदमी परेशान कर रहा होगा, ठीक है, तो आप चले जाएंगे किसके पास चले जाएंगे, पुलिस के पास चले जाएंगे, आप चले जाएंगे बड़े अधिकारी के पास। लेकिन अगर वही पुलिस वाला आपके साथ में गलत काम कर रहा है, आपके साथ में बड़ा अधिकारी आपका काम रोक के बैठा है, तो आप किसके पास जाएंगे। तो फिर ऐसी जगह में जो भ्रष्टाचार होते हैं, जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, ठीक है, जो डीएम एसडीएम होते हैं, तो इनके खिलाफ कार्यवाही करने वाला, इनको कैटेगरी में खड़े करने वाला, इन पर नजर रखने वाला, इनके खिलाफ जो भी समस्याएं, जो भी शिकायतें हुई हैं उनको सुनने वाला, इनको सजा देने वाला, इनके ऊपर लगाम लगाने वाला जो व्यक्ति होता है वही होता है लोकपाल और लोकायुक्त। जो केंद्र के स्तर पर काम करता है, जो केंद्र सरकार के जो अधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं, जैसे कि वो लोकपाल होता है, और राज्य के स्तर पर कौन काम करता है, वो लोकायुक्त करता है। तो लोकपाल क्या करता है, जैसे सांसद होते हैं, बड़े बड़े केंद्र के मंत्री होते हैं, डीएम होता है जो केंद्र से संबंधित, यानी जो केंद्र के अधिकारी होंगे उनको लेखपाल देखेगा, और जो राज्य वाले होंगे उनको
लोकायुक्त देखेगा। तो इस प्रकार से इसकी लड़ाई बहुत लंबी चली आई है, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया है। 1800 कुछ ईस्वी में, 1809 में या कुछ में सबसे पहला स्वीडन देश वो था जो जिसने एक अधिकारी अलग से नियुक्त कर दिया था, जो क्या कहते थे, जो अधिकारी होते थे, कोई कर्मचारी होता था, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करता था, किसी का कोई काम नहीं करता था, पक्षपात करता था, तो उसके खिलाफ एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया था जो काम होता था। अब इसी का धीरे 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 ये जो भारतीय जो वर्जन आया है भारत में, इसको कहा गया है, इसको क्या कहा गया है, पहले इसको लोकपाल नहीं कहा जाता था, इसको ओम्बड्समैन कहा जाता था। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसमें परिवर्तन करके इसको लोकपाल कहा गया। आप देखेंगे इसको लाने में उत्तर केंद्र के बहुत पहले से मतलब कि प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन ये आया नहीं। लेकिन कोई कौन सरकार चाहेगी कि हमारे ऊपर कोई ऐसा आए जो जांच करने वाला आ जाए, हमारे मंत्रियों की जांच करे, हमारी सरकार गिर जाए, कौन सोचेगा। तो इसीलिए मतलब कि ये नहीं आ पाया। लेकिन जब बहुत ज्यादा लड़ाई उत्तर प्रदेश में तो बहुत पहले आ गया था, 1975 में के करीब क्या कहते हैं एक अधिनियम उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने पास कर दिया था और वो लागू हो गया था, लेकिन सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है, 2014 में जब देखो अन्ना हजारे वगैरह इसके लिए आंदोलन किए थे बहुत ज्यादा, अरविंद केजरीवाल भी उसी से निकल के आए थे, इन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी है इसको लाने में, ऐसा थोड़ी ना कि कुछ किया नहीं है, बहुत कुछ किया। तो ये धीरे धीरे तो ये फिर आया था। तो इसको देखते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है, क्या क्या, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। उसी के बारे में क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त के गठन, कार्य, शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। गठन का मतलब होता है कि इसका गठन कैसे होता है, कितने मंत्री शामिल होते हैं, इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, तो वही ठीक है। इसकी योग्यता क्या होती है, ये होता है गठन। कार्य का मतलब होता है ये कौन कौन से काम करता है, किन किन अधिकारियों के विरुद्ध जो शिकायत है उनकी जांच कर सकता है, इसके पावर्स क्या क्या होते हैं और इसमें सुधार क्या क्या किया जाता है। विश्लेषण का मतलब होता है पूरा विश्लेषण करना होता है कि आप परिभाषा भी लिखेंगे, उसके गठन, शक्तियों के बारे में बताए। विश्लेषण का मतलब होता है आप संभावनाएं भी बतानी है, उपाय भी बताने हैं, सारी चीज बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आंसर में क्या दिया हुआ है। तो आंसर में शुरू करते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया था। यानी जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था उसी की सिफारिश के आधार पर, यानी जो केंद्र में जो लोकपाल है उससे पहले हमारे राज्य में आ गया था। यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया था। इस विधेयक को अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की सहमति भी प्रदान की गई थी। वर्ष 1977 में लोकपाल की नियुक्ति की गई, यानी अधिनियम आया था 75 में और नियुक्ति कब हुई, ये अधिकारी की लोकायुक्त की 77 में हुई। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की नियुक्ति का तार्किक आधार एक प्रभावशाली शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करना था। यानी तार्किक आधार, इसके पीछे तर्क ये था लोकायुक्त के लाने के लिए कि एक प्रभावशाली, एक सशक्त हमको शिकायत निवारण तंत्र लाना है, एक ऐसा जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम लाना है, पूरा सिस्टम खड़ा करना है जिसके तहत आप शिकायतों कर सके और शिकायतों की समस्या का समाधान हो सके। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की योग्यता, कार्यकाल, शक्तियों का विवरण निम्नवत दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त जो है उसकी योग्यता और कार्यकाल, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है, क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकायुक्त के पद पर नियुक्त हो चुके। तो इसकी योग्यता यही होता है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज हो या जज रह चुका हो। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का या तो जज हो या रह चुका हो, ये पहली इसकी योग्यता होती है। तो लोकायुक्त सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर हो या रह चुका हो। इसका कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष निर्धारित किया गया था, लेकिन 2012 में लोकायुक्त के कार्यकाल को बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया। यानी वर्तमान में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष का है। प्रथम जो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, उनका नाम था विशंभर दयाल था। ये उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। आपको परीक्षा जब आए तो ये देख लेना है कि वर्तमान में कौन से थे। वर्तमान में ये नहीं है, संजय मिश्रा जो होंगे उनको आपको देख लेना है। यानी पहले कौन थे, विशंभर दयाल थे, पहले लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे। अगर आगे बात करें तो इसके काम क्या होते हैं, लोकायुक्त के क्या क्या काम करता है। हमने योग्यता देख ली, योग्यता क्या देख ली, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। पहले कौन थे, पहले ये थे विशंभर दयाल थे। अब अगर बात करें काम क्या करता है, तो काम करने का होता है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 नागरिकों को मंत्रियों, विधायकों, नौकरशाहों के खिलाफ भ्रष्टाचार या कुशासन की शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। यानी इसके आधार पर ये इनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। जो उच्च लेवल करप्शन होता है, बहुत ही हाई लेवल करप्शन होता है, उसके खिलाफ ये जांच करते हैं। जांच के बाद कार्यवाही करते हैं।
राज्य सरकार को कार्यवाही करने के बाद में राज्य सरकार को संस्तुति देते, रिकमेंडेशन होते हैं कि देखिए ये जांच पाई गई है, अब इसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। यानी कार्रवाई स्वयं नहीं करता है, ये जांच करता है और जांच करने के बाद राज्य सरकार को सौंप देता है। कुशासन के खिलाफ कार्रवाई करता है, कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है, शासन सही तरीके से, गुड गवर्नेंस के लिए बैकग्राउंड आधार तैयार करता है, बैकग्राउंड तैयार करता है। यानी अच्छा शासन तो तभी आएगा ना जब बड़े बड़े अधिकारी अच्छे तरीके से काम करेंगे, वही गलत तरीके से काम करेंगे तो नीचे भी पूरा ध्वस्त कर देंगे। प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए काम करता है कि हर क्षेत्र में पारदर्शिता आ जाए। पारदर्शी एवं जिम्मेदार प्रशासन के लिए आधार तैयार करता है। लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता लाने के लिए काम करता है। लोक प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप को न्यूनतम करता है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर दंड देने की स्थिति बनाने का काम करता है। अब ये किसके किसके विरुद्ध काम नहीं कर सकता, तो होता क्या है, ये जो होते हैं जैसे लोकपाल हो केंद्र के स्तर पर चल रहा है, लोकायुक्त राज्य के स्तर पर, अब इनको खुली छूट तो नहीं दी जा सकती। मान लो ये सेना में जाके जांच करने लगे, ये मान लो ऐसी जगह संवेदनशील जगह में कह दे हमको दिखाओ डिफेंस में कितना धन, कितना हथियार गोला बारूद रखा, बोल ले जैसे हमारे रा वगैरह के एजेंट होते हैं वहां घुस जाए, कहते कि हमको वहां जांच करनी है, तो भाई तुम्हारा भी तो एक दायरा होगा। तो लोकायुक्त किसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता, ये भी इनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। ठीक है, कि जो भी हमारे विदेश मामलों के मंत्रालय होते हैं, जैसे कहने के मतलब जो हमारे संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, विदेशी मामले होते हैं, गुप्त मामले होते हैं, उनमें ये इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसके साथ साथ क्या होता है, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जैसे चीफ जस्टिस होते हैं, जो उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश और न्यायिक सेवा के सदस्य के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है। लोकायुक्त को यानी न्यायाधीशों ने अपने आप को पूरी तरीके से बचा लिया है। यानी मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायालय हो, न्यायिक सेवा का सदस्य हो, वहां कोई कर्मचारी हो, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। किसी न्यायालय के अधिकारी या सेवक पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। लोकायुक्त के पास निम्न शक्तियां होनी चाहिए। अभी होता क्या है कि लोकायुक्त सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इसको और पावर थोड़ा सा और दे दो ना तो मजा आ जाए। तो ये चीज है कि अभी क्या होता है कि इसके पास स्वयं की जांच की एजेंसी नहीं है, इसके पास क्या है कि अधिकारी नहीं है पर्याप्त मात्रा में, इसके पास क्या है, ये जब इसके पास शिकायत कोई दर्ज कराता है तभी काम करता है। सुओ मोटो पावर नहीं है कि स्वतः संज्ञान ले ले कि भाई देखो हम देखे थे, हम वहां जा रहे थे, हमारे नजर में ये अखबार में ये चीज छपी थी, ये वीडियो हमने देखा था और देखो ये समस्या इसलिए है। इसके पास जब तक दूसरा नहीं जाएगा तब तक कि ये काम नहीं है, स्वतः संज्ञान लेने की इसके पास क्षमता नहीं है, वो देने जाने की जरूरत है। अभी क्या है, उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि जो जैसे लोकायुक्त है तो लोकायुक्त का एक न्यायालय भी स्थापित कर दिया गया है कि जैसे अब इन्होंने जांच कर दी, अब न्यायालय को सौंप दिया, अब न्यायालय न्याय ही नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, तुरंत मामला निपटा है खटाक से। तो वही मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने तो दे दिया, लेकिन इनके पास ये क्षमता नहीं है। तो क्या क्या पावर्स होना चाहिए लोकायुक्त के पास में, क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें तो इनके पास क्या होना चाहिए, एक जांच एजेंसी होना चाहिए। इनके पास क्या होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए, इनके पास पर्याप्त मात्रा में अधिकारी होने चाहिए, वो नहीं है। इनको खुद संज्ञान लेने की क्षमता होनी चाहिए कि स्वयं कोई चीज जाने देखे तो उसके खिलाफ कार्यवाही कर सके। इनके खिलाफ इनके पास स्पेशल कोर्ट नहीं है, वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं जांच एजेंसी। लोकायुक्त के पास अपनी जांच एजेंसी नहीं है, सिर्फ वह दस्तावेजों के आधार पर ही जांच करता है। लोकायुक्त के पास केवल 3 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी ही होते हैं जो भ्रष्टाचार की समस्याओं की जांच करने के लिए ना काफी है, यानी अधिकारी इनके पास अधिक होने चाहिए। सुमोटो पावर यानी खुद संज्ञान लेने की क्षमता नहीं है। अभी तक उत्तर प्रदेश लोकायुक्त सिर्फ शिकायतकर्ता की एफिडेविट पर ही जांच करता है, इसके पास स्वतः संज्ञान लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसके पास स्पेशल कोर्ट नहीं है जिससे किसी मामले की त्वरित सुनवाई हो सके, जैसे कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक के पास है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, लोकायुक्त के पद पर देय भत्ता और पेंशन क्या होता है, कितना भत्ता क्या पेंशन मिलता है, तो इसको जितना भी भत्ता और पेंशन मिलता है वो जो उच्च न्यायालय होता है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देय भत्ते और पेंशन उनकी सेवा की अन्य शर्तों को ध्यान में रखा जाएगा। नहीं, लोकायुक्त को जो लोकपाल होगा उसको कैसे मिलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जितना वेतन भत्ता मिल रहा है, सुविधाएं भत्ता मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, वो दिया जाएगा। और जो राज्य के स्तर पर लोकायुक्त है वो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसको दे भत्ते, पेंशन, उनकी सेवा की अन्य शर्तों को ध्यान में रखकर उसी के अनुसार दिया जाएगा। जो उप लोकायुक्त एक लोकायुक्त होता है, उप लोकायुक्त होता है, तो उप लोकायुक्त को जो उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके हिसाब से जो देय भत्ता होगा, उनकी सेवा की अन्य शर्तें होंगी, वो ध्यान में रखा जाएगा। अब इसको हटा कैसे सकते भाई, किसी को अगर हटा भी नहीं सकते तो वो भी समस्या है ना, इसको ऊपर भी कोई नियंत्रण होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त को हटाया जाना, कैसे हटाया जाता है,
संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी 311 के उपबंध के अधीन रखते हुए लोकायुक्त और लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त को कदाचार और असमर्थता के आधार पर, न कि किसी अन्य के आधार पर, राज्यपाल द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। 301 के आधार पर, 311 के आधार पर हटाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ई गवर्नेंस क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। तो गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, इसको पहले हम आसान भाषा में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो ई गवर्नेंस क्या है, तो गवर्नेंस का मतलब होता है सीधा सीधा क्या होता है, शासन चलाने का तरीका। ठीक है, तो ई गवर्नेंस इसी तरह क्या होगा, ई गवर्नेंस क्या हो जाएगा, इंटरनेट, जब इंटरनेट को साथ में शामिल कर दिया जाए, कंप्यूटर को शामिल कर दिया जाए, इन सारी चीजों को शामिल कर दिया और इसके माध्यम से गवर्नेंस किया जाए, वो ई गवर्नेंस हो गया। तो गवर्नेंस क्या, सबसे पहले हम, एक होता है गवर्नेंस, तो गवर्नेंस के मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। तो गवर्नेंस का मतलब ये होता है जब शासन प्रशासन चलाने का ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें सरकार नीतियां बनाते समय, कानूनों को लागू करते समय, योजनाओं को बनाते समय, योजनाओं का क्रियान्वयन करते समय क्या करता है, सभी से परामर्श करती है। जनता से परामर्श करेगी, जनता की राय लेगी, जो मीडिया होगे उनके द्वारा जो आउटपुट निकलेगा, उनकी जो उनसे समझ में आएगा उनसे लेगा, जो निजी क्षेत्र होगा, जैसे कोई अगर कानून बना रही है प्राइवेट सेक्टर के बारे में, कंपनी से संबंधित, तो कंपनियों से परामर्श लेगी, लेबर से संबंधित कानून बना रही है तो लेबरों से परामर्श लेगा। यानी सीधी सी बात है कि जब भी कभी कानून बनाया जाए, नीति निर्माण किया जाए, योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए, तो उसमें जो वर्ग उनसे प्रभावित हो रहा है और दूसरे वर्गों से भी सलाह लिया जाए और उनके दृष्टिकोण को भी उसमें शामिल किया जाए। और एक तरीका तो ये होता है सीधा सीधा शासन चला दो, किसी की सुनो ही मत। जैसे चीन वगैरह से देश में शासन होता है कि किसी के जो सेंटर पे जो डिसीजन ले लिया गया वो ही लागू होगा, नीचे वालों को नहीं सुनी जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। गवर्नेंस का मतलब ये होता है दूसरों की शासन प्रशासन चलाने में जिसके लिए कानून बना रहे हो, नियम बना रहे हो, उसके भी दृष्टिकोण को शामिल करना, उसकी भी समस्याओं को सुनना, वो होता है गवर्नेंस। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। तो देख रहे हैं हम, शासन, गवर्नेंस क्या है, शासन प्रशासन चलाने का एक तरीका है, एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या करती है, सब मिलकर कार्य करते हैं। कौन, सरकार, ठीक है, निजी क्षेत्र जो होता है, जो सामान्य जनता होती है, जो मीडिया होती है, सारे लोग आपस में, सरकार नीतियां बनाते समय, कानूनों को लागू करते समय, योजनाओं के क्रियान्वयन करते समय सबसे परामर्श लेती है और उनके दृष्टिकोण को शामिल करती है, जिससे क्या होता है, विकास कार्य तेजी से होते हैं, जनता की जरूरतें पूरी होती हैं, ये सारी चीजें होती है। और तो ये हो गया गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस में यही चीज क्या हो जाएगी, यही सारी चीजें इंटरनेट के माध्यम से होने लगेंगी। जब जब क्या कहते हैं, इंटरनेट का प्रयोग किया जाने लगेगा। जैसे आज हम देखते हैं तो गवर्नेंस का स्तर आज ई गवर्नेंस में परिवर्तित हो रहा है। सरकार ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है। कैसे, सरकार कई सारे ऐप चला रही है, ठीक है, स्वयं पोर्टल चला रही है। जैसे आप रेलवे के लिए टिकट जारी कर, रेलवे का बुकिंग कराने के लिए आपको पहले वहां जाना पड़ता था, लेकिन आज क्या है, आज आप घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं। आपको आधार कार्ड बनवाना है, पैन बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, पेंशन के लिए अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए और उसका स्टेटस देखते रहिए कि आपको कहाँ गया, लेखपाल के पास गया, एसडीएम के पास पहुंचा, कहाँ पहुंचा, पूरी समस्या, आप कोई समस्या का समाधान करने चाहते हैं, वो सारी चीजें हो गई। तो ये सारी चीजें इसको ई गवर्नेंस के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस में क्या होता है कि जैसे जो गवर्नेंस होता है, तो गवर्नेंस में कागजी चीजों का प्रयोग किया जाता है, कागज का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आप जब कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, जाइए ऑफलाइन भरिए, वहां डालिए जाके, तब वो 10 दिन में पहुंचेगा। और ई गवर्नेंस में इंटरनेट के प्रयोग द्वारा कोई आपको फॉर्म भरना है, शिकायत दर्ज करवाना, आप ऑनलाइन कर दीजिए, किसी कागज का ये सारी चीजों का प्रयोग ही नहीं करना पड़ेगा। आपको कोई चीज है दफ्तर जाना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ ऑनलाइन कर दोगे, जैसे राशन कार्ड बनवाना है, ये सारी चीजें। और जो ऑनलाइन होता है इंटरनेट के माध्यम से, ई गवर्नेंस कोई भी काम होता है बहुत तेजी से होता है, भ्रष्टाचार होने की कम आशंका रहते हैं। तो यही होता है कि ई गवर्नेंस होता है। तो चलिए हम किताब में देखते हैं, किताब में क्या दिया हुआ है। किताब में पूछ रहा है ई गवर्नेंस क्या है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में, इस क्षेत्र में क्या क्या प्रयास किए गए उसको बताना। तो सरकार द्वारा आम नागरिकों को जो सुविधाएं सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं, वह है ई गवर्नेंस है, यह ई शासन कहलाता है। यानी ई शासन का मतलब है सरकार द्वारा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई गवर्नेंस से ऐसा होता है जब इंटरनेट, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए सरकार शासन प्रशासन चलाती है तथा नियम कानून बनाते समय, योजनाओं को लागू करते समय,
जनता से, सामान्य जनता से प्रभावित होने वाले लोगों से परामर्श करती है, उनके दृष्टिकोण को शामिल करती है, तो वह व्यवस्था, वह शासन ई गवर्नेंस कहलाता है। इसमें क्या दिया हुआ है, सरकार द्वारा आम नागरिकों को जो सुविधाएं और सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं वही ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं, सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। भारत सरकार का जोर है कि सभी राज्य सरकारें ई गवर्नेंस को बढ़ावा दें। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तमाम योजनाओं को ई गवर्नेंस के माध्यम से संचालित कर रही। पहले बहुत सारी, जैसे बच्चों को वजीफा मिलता है, स्कॉलरशिप, वो पहले ऑफलाइन आता था, वो सब मार जाते थे, टीचर है 200 रुपया रख लेते थे, बच्चों को मिलता ही नहीं। तो अब इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में पहुंच जाता है। ठीक है, शासन प्रशासन में शुचिता और पारदर्शिता भी इससे बढ़ी है। अब ई गवर्नेंस के तहत क्या क्या काम किए गए हैं, ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले कार्य कौन कौन से काम किए गए हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहले हम बैंकिंग सेवा, आज देखे होंगे आप सारी बैंकें ऑनलाइन आ गई हैं। आप घर बैठे ही जो मिनी स्टेटमेंट होता है कि हमने कितना पैसा निकाला, वो अपने अपने खाते से संबंधित कोई भी जानकारी कर सकते हैं। अब क्या है कि बैंक जाना बहुत कम पड़ता है, बहुत सुरक्षा के लिए लोग जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनको बहुत सारी चीजों में जाना नहीं पड़ेगा। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पहले देखा जाए तो बैंक से बैंक जमा करने में कितनी समस्याएं होती थी, सब ये इंटरनेट ई गवर्नेंस का ही परिणाम है। आपको बिजली बिल जमा करना है, पानी का बिल जमा करना है, डीटीएच में रिचार्ज करना है, टेलीफोन का बिल भरना है, मोबाइल में सब ऑनलाइन कर दो, दुकान जाने की जरूरत ही नहीं। आपको पैन कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जाति आय प्रमाण, निवास प्रमाण, ये सब ऑनलाइन करवा दो, लेखपाल से मिलो, सब काम हो जाता है, कोई रोक नहीं सकता इसमें। आयकर रिटर्न भरना है, ये सारे उसी ऑनलाइन हो जाते हैं। आपको ट्रेन का, बस का, जहाज का टिकट बुक करना है, ये भी ऑनलाइन हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस का आप क्या क्या उदाहरण देखते हो, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या, उत्तर प्रदेश सरकार ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है। सरकार सरकारी कर्मचारियों को ई कंटेंट का उपयोग बढ़ाने और लर्निंग मैनेजमेंट से सीखने को बढ़ावा दे रही है। सरकार कह रही है कि सरकारी कर्मचारियों से ज्यादा ई कंटेंट को उपयोग करो, यानी आप फाइलों और इन सब चीजों पर निर्भर ना रहो, आप इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को संग्रह करो और प्रशासन चलाओ। ठीक है, आप सीखो। उत्तर प्रदेश सरकार अपने ज्यादातर कार्य डिजिटलीकरण करने की दिशा में बढ़ रही। सब कुछ काम उत्तर प्रदेश में लगभग काम डिजिटलीकरण हो गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा का भी डिजिटलाइजेशन कर दिया है, जिसके मंत्री डिजिटल तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार अपनी सभी योजनाओं के कामकाज को डिजिटलीकरण करने का प्रयास कर रही है, मतलब ज्यादातर करने का प्रयास कर रही है। कुल 25 परियोजनाएं ई गवर्नेंस के माध्यम से संचालित की जा रही हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। यानी 25 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस के माध्यम से संचालित की जा रही है। एक है ई परीक्षा ऐप, ई परीक्षा ऐप है, निवेश मित्र है, ई जिला ऐप है, आपूर्ति एक ऐप है, ई नगर सेवा ऐप है, भूलेख अब ऐप है। ये सारे के सारे काम, बहुत सारे ऐसे काम होते थे जिनको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेखपाल से मिलो, इससे मिलो, उससे मिलो, बड़ा पैसा और समय खर्चा होता था। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन हो गया सारी चीजें। ई पेंशन पेंशन के लिए है, छात्रवृत्ति के लिए है, निविदा है जो टेंडर वेंडर उठते हैं उसके लिए है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। हाँ, तो ई परीक्षा क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार के जो रिक्त पदे होते हैं उस पर भर्ती करने के लिए ये ऐप चला रही सरकार। जो ई परीक्षा ऐप है उसके माध्यम से जितने भी सरकारी पद होते हैं वो रिक्त होते हैं, उनमें भर्ती प्रक्रिया इसी के माध्यम से की जाती है। निवेश मित्र होते हैं, जैसे कोई निवेश मित्र, जैसे आपका मित्र होता है, आपकी सहायता करता है, तो वैसे अगर कोई निवेशक है, वो निवेश करना चाहता है, उद्यमी है, वो कोई उद्यम लगाना चाहता है, तो जो निवेश मित्र ऐप है ये ऑनलाइन इसमें आवेदन कर सकता है, अपने आवेदन को ट्रैक कर सकता है। ठीक है, उस आधार पर एक पारदर्शी प्रणाली है। इसके साथ ही उद्यमियों को सुविधा इस आधार पर प्रदान की गई है। ई जिला ऐप क्या है, ये क्या है, नागरिक सेवा केंद्र, जैसे सीएससी सेंटर होते हैं, कहीं जाओ ऑनलाइन की दुकानें होती है, वहां सारा काम ऑनलाइन होता है। तो ई जिला एक ऐप है। ई जिला ऐप के माध्यम से आप नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाओं की सहूलियत प्रदान की गई, यानी सारी सरकारी सेवाएं आप ई जिला ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। एक आपूर्ति ऐप होता है, जैसे जो पीडीएस होता है, जो गल्ला वल्ला बटता है, तो आपूर्ति ऐप के माध्यम से ग्रामीण एमआईएस रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विभिन्न रिपोर्ट देखने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है कि कितना गल्ला किस पंचायत में है, किस कोटेदार के पास में कितना गल्ला है। तो आपूर्ति ऐप के माध्यम से सारी चीजें, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास नहीं है हम नहीं बांटेंगे। पहले होता था, कहते थे जब गल्ला खत्म हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं। आपूर्ति ऐप के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विभिन्न रिपोर्ट देखने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं।
ई नगर सेवा एक ऐप है उत्तर प्रदेश के नागरिकों और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवाएं देने के लिए बनाया गया है। भूलेख पोर्टल क्या है? भूलेख का मतलब होता है जो भी लेख है, जो भूमि से संबंधित लेख है, उनके लिए है। तो क्या है, इनका भी कंप्यूटरीकरण कर दिया। विवाद गांव में देखो लड़ता रहता है, कोई किसी की जमीन कब्जा लेगा, कोई किसी की, तो उसी लिए लेकर आया गया था क्योंकि विवादों को निपटाया जा सके। भूलेख के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कंप्यूटरीकृत भूमि अभिलेख है ताकि भूमि अभिलेखों की गतिविधियों को सुव्यवस्थित किया जा सके, विवादों का समाधान किया जा सके। ई पेंशन क्या है? जितने भी पेंशन होते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी है या विधवा है या कई तरह की सरकार पेंशन बांटती है, तो ई पेंशन के माध्यम से पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए ऑनलाइन पेंशन प्रणाली है। छात्रवृत्ति के माध्यम से जो बच्चे स्कॉलरशिप पाते हैं, और कई तरीके की स्कॉलरशिप होती है जिसे सरकार ने शुल्क जमा कर लिया, लेकिन बाद में बीपीएल परिवारों को या गरीब परिवारों को, ईडब्ल्यूएस वालों को वापस दे देती है उनका पैसा। तो छात्रवृत्ति ऐप के माध्यम से जो स्कॉलरशिप होती है, छात्रवृत्ति जो शुल्क होती है, उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली ई निविदा है। उसी प्रकार से जैसे कोई सरकारी टेंडर आता है कि कौन सा व्यापारी, कौन सा ठेकेदार अच्छे उसमें कम कर सकता है, तो पहले वहां जाना पड़ता था बोली लगाने के लिए, अब इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप भर सकते हो टेंडर। तो ई निविदा उत्तर प्रदेश की ई प्रोक्योरमेंट प्रणाली, इस पोर्टल के माध्यम से निविदाएं देखने के लिए कि कितने टेंडर आए, ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए बोली ऑनलाइन लगा सकते हो, टेंडर भी ऑनलाइन जमा कर सकते हो, सारे काम ऑनलाइन कर दिए गए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और इसी तरीके से क्या है, रोजगार कार्यालय का भी वो बनाया गया है, एक ऐप है। इस पोर्टल पर आप जाकर के उपलब्ध सभी सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हो। एक है परीक्षा है, उसमें रिक्त पदों पर भर्ती कराने के लिए की जाता है। और इसी तरह रोजगार कार्यालय, किसी भी तरीके का रोजगार आपको मिल सकता है। इन योजनाओं के अतिरिक्त और कई अन्य योजनाएं ई गवर्नेंस के तहत उत्तर प्रदेश सरकार संचालित कर रही है। निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश सरकार ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभाग आज ऑनलाइन हो गए हैं। उत्तर प्रदेश एनआईसी और डिस्ट्रिक्ट एनआईसी पोर्टल द्वारा सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी यूपी एनआईसी और डिस्ट्रिक्ट एनआईसी, इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश में सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। प्रदेश एवं जिले से संबंधित सभी सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। ई गवर्नेंस या डिजिटलीकरण करने से क्या होता है, कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर में पारदर्शिता आती है, जवाबदेहिता तय होती है। ई गवर्नेंस प्रदेश के आर्थिक सामाजिक विकास को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जो अगला हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, जो अगला हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है वो है, चौथा नंबर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है समाधान योजना के बारे में। उत्तर प्रदेश में एक सरकार ने एक समाधान योजना चलाई थी और उसके बारे में बता रहा है, पूछ रहा है कि उसके उद्देश्यों को वर्णन करें। यानी प्रश्न है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो समाधान योजना थी उसके मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करें। तो आप आसान भाषा में इसको समझ लीजिए। हुआ ये था, आप लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पढ़े, तो जो लोकपाल होता था, हम देखे थे कि जो केंद्र के स्तर पर जो बड़े बड़े सांसद होते थे, मंत्री होते थे, आईएएस पीसीएस होते थे, इनके ऊपर शिकायत दर्ज करवाने के लिए गया था, इनके ऊपर नकेल कसने के लिए हम लेके आए थे लोकपाल। इसी तरह राज्य में अगर कोई समस्या होती है, राज्य का कोई, जैसे मुख्यमंत्री के जैसे नीचे रहने वाला है, जैसे सांसद, विधायक हो गए, एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, ये गलत काम कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इनके खिलाफ कार्यवाही कर दोगे। कौन? लोकायुक्त करेगा। लेकिन होता क्या है, कई कई छुटवैया होते हैं, जैसे आप बिजली विभाग में चले जाओगे तो वो आपका कोई काम रोक लेगा, नगर पालिका में आपका कोई काम रोक लेगा, तहसील में लेखपाल आपका कोई काम रोक लेगा, जो छोटे छोटे अधिकारी हैं जिनका कोई मतलब, कोई बैंक का कर्मचारी है, वो आपका काम रोक लेगा, आपसे पैसा मांगेगा। मान लो आपका बिजली का बिल गलत आ गया है, आपका 500 रुपया होता था लेकिन इस बार 10,000 रुपया का बिल आ गया, अब आप चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, आपका नाम आधार कार्ड में गलत हो गया, मतलब छोटी छोटी जो चीजें हैं, तो इनका समाधान करने के लिए, इन समस्याओं के निवारण करने के लिए सरकार ने ये समाधान योजना लेके आई थी। इस समाधान योजना के माध्यम से एक ऑनलाइन ऐप होता है समाधान ऐप, उसमें जाकर के आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाओ। विभाग आ जाएंगे, सारे विभाग क्योंकि होते हैं, वहां जाओगे, विभाग का नाम लिखोगे और शिकायत दर्ज करवा लोगे, तो उसी विभाग में ऑनलाइन शिकायत क्या कहते हैं, जो ये ऐप होता है, तो ऐप में आप मोबाइल नंबर डालोगे, जैसे होता है ना रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता है, तो आप मोबाइल ओटीपी के माध्यम, ओटीपी आएगा, ओटीपी आप रजिस्टर, आप अपनी शिकायत दर्ज करवा लोगे कि ये विभाग में मेरा ये काम फंसा हुआ है और ये अधिकारी मतलब काम नहीं कर रहा। तो उसके बाद होता क्या है कि वो जो शिकायतें होती हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे होती हैं, वो सबको दिखाई देती हैं। अब क्या होता है कि उनको काम करना ही करना होगा, कोई भी इसको टाल नहीं सकता है। तो इसीलिए समाधान योजना सरकार लेके आई है कि जो
जनता की शिकायतों का, इस तरह की शिकायतों का समाधान किया जाए। तो उसी को हम चलिए एक समझने की कोशिश करते हैं। समाधान योजना सभी हितधारकों को शामिल करते हुए नवीनतम तकनीक का उपयोग करके सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में शिकायत निवारण के लिए एक एकीकृत प्रणाली है। उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य क्या है, इस ये योजना लाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह है, कोई भी व्यक्ति समाधान पोर्टल पर अपनी आसानी से शिकायत दर्ज करा सकता है। दर्ज की गई शिकायत को सभी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर ट्रैक कर सकता है, यानी एक बार दर्ज करवा दे, और जैसे हम कोई भेज नहीं देते, ऑर्डर कर देते हैं, तो ऑर्डर करने के बाद में फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किए तो हमको दिखता है लोकेशन की कहाँ कहाँ पहुंचा। वैसे आप एक बार शिकायत दर्ज करवा दोगे तो आपको ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ शिकायत आपकी कहाँ पहुंची है, कितनी कार्यवाही हुई है। तो उसी तरह दर्ज की गई शिकायत को सभी प्लेटफॉर्म पर ट्रैक कर सकते हो, गुणवत्ता और समय दोनों के संदर्भ में अपनी संतुष्टि का जवाब प्राप्त कर सकता है। ठीक है, शिकायत दर्ज कराने के साथ ही साथ नागरिक जो है वो सरकार से और सरकारी विभागों से, कार्यालयों से पारदर्शी तरीके से बातचीत भी कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से ये ऐप होता है, आप अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं, तो वहां जो अधिकारी होगा वो बता देगा कि आपका इतना कार्य हो चुका है, तो आप फिर दोबारा भेज सकते हैं, रिमाइंडर भेज सकते हैं कि देखिए हमारा ये काम। तो एक बातचीत भी आप इसके माध्यम से, एक होता है संवाद का तरीका भी है कि सरकारी विभागों से सामान्य जनता, सरकारी विभागों से, सरकार से, कार्यालयों से बातचीत भी कर सकती है। सभी स्रोतों से उपलब्ध शिकायतें सभी विभागों को एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी। अब इसी ऐप पे सारे लोग जाके करेंगे तो क्या होगा, और सभी विभागों से संबंधित होगी, तो सभी विभागों से संबंधित जो भी शिकायतें होंगी वो सभी विभाग उन शिकायतों का समाधान करने के लिए एक ही जगह पर पूरी समस्याएं मिल जाएंगी उनको, जिससे पहुंच, उन शिकायतों की पहुंच, उनका निवारण करना, उनकी निगरानी करना ये आसान हो जाएगा, इसमें सुधार होगा। जन सुनवाई समाधान के सभी संदेश ऐप पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब ये क्या है, जो जन सुनवाई समाधान पोर्टल ये बनाया गया था, इसमें क्या है, शिकायत का पंजीकरण कराओ, यानी शिकायत रजिस्टर करवा दो, मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी आएगा, उसमें शिकायत लिख दो, हो गया काम। फिर शिकायत की स्थिति जान सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो। अगर मान लो आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो अनुस्मारक भेज सकते हो, यानी रिमाइंडर भेज सकते हो कि फिर नहीं हुआ तो वो तो करना ही होगा। आपकी प्रतिक्रिया, अब आपका अगर समस्या का समाधान हो सका है तो इसको रेटिंग भी दे दो, इनके फीडबैक भी दे दो कि बहुत अच्छा, नाइस, ऐसे करके। तो वही चीज है, जन सुनवाई पोर्टल जो है मोबाइल ओटीपी के माध्यम से आसान पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। किसी भी समय सरकार हर स्तर पर शिकायत को हल करने की सुविधा इससे प्राप्त होती है। सरकार के माध्यम से नागरिक को पंजीकृत मोबाइल नंबर, यानी आपने मोबाइल में जब ऐप इंस्टॉल किए होगे तो जो क्या कहते हैं, मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, तो जो पंजीकृत आपको मोबाइल नंबर हो जाएगा, ईमेल आईडी के माध्यम से लॉगिन करोगे तो ईमेल आईडी, यानी पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से शिकायतों को ट्रैक किया जा सकता है। निर्धारित समय में शिकायत का समाधान अगर नहीं होता है तो शिकायत जो करता है वो अनुस्मारक भी भेज सकता है। जन सुनवाई पोर्टल निस्तारण की गुणवत्ता के बारे में प्रतिक्रिया देने की भी सुविधा प्रदान करता है। इस पोर्टल में क्या है कि आपको मान लो समस्या का समाधान हो गया तो ये भी तो बता दो कि बढ़िया हुआ, बहुत जल्दी हो गया, रेटिंग दे दो, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। तो जन सुनवाई पोर्टल निस्तारण की गुणवत्ता के बारे में प्रतिक्रिया देने की सुविधा प्रदान करता है, जिसका मूल्यांकन उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है कि बढ़िया काम कर रहे हैं ये नीचे वाले, तभी तो रेटिंग मिली है। न कर रहे हो, उनको कोई गाली लिख के आ गए तो ये काम नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही समाधान योजना सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सुशासन के लक्ष्य को यानी अच्छी शासन व्यवस्था, उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिकायत निवारण की एकीकृत प्रणाली है। एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड, सभी को मिला दिया गया। समाधान पोर्टल ऐप के रूप में प्रदेश की जनता के सामने लाया गया। समाधान पोर्टल ऐप के एक ऐप के रूप में प्रदेश की जनता के सामने लाया गया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के संदर्भ में या किसी शिकायत के लिए इस ऐप के पोर्टल पर जाकर शिकायत का पंजीकरण कराया जा सकता है। शिकायत के पश्चात शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वह इस पर त्वरित कार्यवाही कर उसका समाधान करे। जो अगला हमारा क्वेश्चन है 5वां नंबर, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन, कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन करें। तो हमको बताना है उत्तर प्रदेश का जो राज्य सूचना आयोग होता है इसका गठन कैसे होता है, यानी गठन में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन आयुक्त की नियुक्ति करता है, कौन मुख्य आयुक्त करता है, कौन अन्य आयुक्त की नियुक्ति करता है, कितने वर्ष इनका कार्यकाल होता है, यही सब होता है। ठीक है, गठन में कर्तव्य क्या क्या होते हैं, शक्तियां क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो अगर बात करें, आपने आरटीआई एक्ट के बारे में तो जाना होगा। आरटीआई एक्ट क्या होता होता है
कि सूचनाएं दिलवाने के लिए था कि अगर सरकारी विभाग से, ठीक है, सार्वजनिक कार्य से संबंधित कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी विभाग उससे जुड़ा हुआ है, तो कोई भी नागरिक चाहे तो इस एक्ट के माध्यम से एक प्रक्रिया के तहत आरटीआई दाखिल करके सूचना पा सकता है। लेकिन समस्या यहाँ खड़ी होती है कि अगर कोई व्यक्ति तय नियमों के तहत पूरे नियम को पालन करते हुए, जैसे नियम तो ज्यादा नहीं है लेकिन अगर फिर भी आरटीआई के तहत सूचना मांगता है, लेकिन उसको सूचना नहीं दी जाती है, देर की जाती है या फिर गलत सूचना दे दी जाती है, तो वो कहाँ जाए? तो वो जाएगा राज्य सूचना आयोग के पास, ऊपर वाले अधिकारी के पास, जो राज्य सूचना आयोग होता है। तो ये एक हिसाब से क्या होता है, ये होता है जनता को सरकारी सूचना दिलवाने वाला पहरेदार होता है। जनता को सरकारी सूचना दिलाने के मामले में ये पहरेदार होता है। इसका काम होता है की सूचना दिलवाना। अगर कोई विभाग है सूचना देने से मना करता है, देर करता है, तो उस व्यक्ति की जिसके साथ में ऐसा हो रहा है उसको सूचना नहीं दी जा रही, गलत सूचना दी जा रही है या सूचना को नष्ट किया जा चुका है, तो उसकी शिकायतें सुनना और उन शिकायतों पर कार्यवाही करना। और मान लो अगर कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी जन सूचना अधिकारी हर एक विभाग में होता है, इसको नियुक्त किया जाता है, उसका काम यही होता है कि कोई आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई है तो उसको सूचना देना। अब वो अगर नहीं देता है तो उसके ऊपर शास्ति यानी जुर्माना भी सरकार जो ये उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग होता है ये लगा सकता है। तो इसका ये मुख्य काम होता है। आप इसको ध्यान से अब हम करके एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे कि हमारी किताब में क्या दिया हुआ है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में समझ गए। तो सूचना दिलवाने आरटीआई एक्ट के तहत जो हम सूचना मांगते हैं उसके लिए ये पहरेदार होता है। पूरी तरीके से जो भी अधिकारी होता है उनको मजबूर कर देता है कि सूचना देनी पड़ेगी। और अगर जैसे जन सूचना अधिकारी कहीं पे नियुक्त नहीं है तो उसको आदेश देता है कि आप नियुक्त कराओ। कोई भी जानकारी है, जैसे न्यायालय से संबंधित कोई जानकारी है, किसी विभाग से संबंधित कोई जानकारी है, तो उसको प्रकट करने के लिए भी कह सकता है। इसका और एक काम होता है कि जैसे कोई जानकारी है तो उसको तुम सही तरीके से रखो। जो अधिकारी होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम भी करता है जन राज्य सूचना आयोग, ठीक है। जो जन सूचना अधिकारी होता है उसके ऊपर कार्यवाही करता है। अगर गलत सूचना दे दी, देर से दी, तो उसके ऊपर कार्यवाही करेगा। फिर जो प्रशिक्षण देने का काम भी करेगा और अधिकारियों से बताएगा कि ऐसे रखा जाता है, इस तरीके से आप सूचनाओं को रखो, ऐसे प्रकट करो। तो ये सारे काम इसी के होते हैं। तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, इसका गठन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत 14 सितंबर 2005 को किया गया था। राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। यानी कि इनका गठन कैसे होता है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है, वो सिफारिश करती है तो राज्यपाल नियुक्त करता है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। इसकी पात्रता क्या होती है? आप भी पुलिस का फॉर्म भरते होंगे, कोई भरेंगे, तो उसके लिए पात्रता एलिजिबिलिटी होती है ना। तो ये राज्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हो रहे हैं, उनके लिए भी कोई एलिजिबिलिटी होगी, पात्रता होगी। तो राज्य चुनाव आयुक्तों की पात्रता क्या होती है? तो इसकी पात्रता ये होती है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त ये क्या होने चाहिए? विधि यानी लॉ, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, शासन प्रशासन व्यापक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होंगे। यानी इनके पास अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। समाज सेवा से जुड़े हुए कोई समाज कार्यकर्ता होगा, कोई मैनेजमेंट से संबंधित है, उसको नियुक्त किया जा सकता है। जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य के अन्य सूचना आयुक्त संसद या राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे। ये निर्भरता है, ठीक है, कि आप राज्य विधानसभा यानी विधायक या सांसद आप नहीं हो सकते हैं और कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। इसके वेतन भत्ते वगैरह क्या होते हैं? तो अगर बात करें राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा अवधि कितनी होती है, तो सेवा अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष की सेवा अवधि होती है। यानी मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य जो नियुक्त हो जाता है या अन्य सूचना आयुक्त, उसकी जो सेवा अवधि होती है 5 सालों तक अपने कार्यकाल पर रहता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। इसको ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। जो इनको संदेय वेतन एवं भत्ते भारत के निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। जो निर्वाचन आयुक्त को जो भी वेतन भत्ता दिया जाता है वो इसको दिया जाता है। इसके कर्तव्य और शक्तियां क्या होती हैं अगर बात करें तो? राज्य सूचना आयोग के कर्तव्य और शक्तियां, अगर कर्तव्य और शक्तियों की बात करें तो राज्य सूचना आयुक्त का जो आरटीआई एक्ट है ना 2005, उसकी अधिनियम की धारा 18 के अधीन यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित
किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करके उसकी जांच करे। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने शिकायत की थी, उसकी शिकायतों का, उसके द्वारा मांगी गई शिकायतों का समाधान नहीं किया गया है, तो उसी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करके उसकी जांच करना। मान लो कोई व्यक्ति है, उसने सूचना मांगी है, किसी व्यक्ति की सूचना लोक सूचना अधिकारी, जो जन सूचना अधिकारी होता है, पीआईओ, इसके द्वारा अस्वीकार कर दी गई है, यानी ली ही नहीं है, कैंसिल कर दिया उसने, या लोक सूचना अधिकारी ना हो तो उसकी सूचना स्वीकार करेगा। यानी किसी व्यक्ति की सूचना को स्वीकार नहीं किया गया है, लोक सूचना अधिकारी ने स्वीकार नहीं किया तो उसको स्वीकार करेगा, या अगर सूचना अधिकारी है ही नहीं तो उसकी भी सूचना को स्वीकार करेगा। व्यक्तियों को समन कर सकता है, जैसे न्यायालय सम्मन भेजता है ना, तो वो इसे बुला सकता है, उन्हें उपस्थित करा सकता है, शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए उनको विवश कर सकता है। यानी कोई विभाग से संबंधित कोई अधिकारी है, कोई व्यक्ति है, उनको समन बुला सकता है कि तुम्हारे विभाग से संबंधित सूचना है तो तुम आओ, बुलाएगा, उपस्थित होने के लिए कहेगा, फिर शपथ देगा, मौखिक और लिखित साक्ष्य ले लेगा, पूरी तरह गवाही ले लेगा, ये सारी चीज कर सकता है, वो विवश कर सकता है इन सब चीजों के लिए। दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा कर सकता है। जैसे कोई है दबा के रखा हुआ है तो उससे कहेगा प्रकट करो, इसको लेके आओ, न्यायालय का कोई अभिलेख है, कोई डिसीजन है, उसको कर देगा, उसका निरीक्षण करेगा। किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां भी मांग सकता है। भाई अगर कोई आरटीआई के तहत कोई सूचना मांगी गई है न्यायालय तो किसी केस से संबंधित, तो वो भी तो मंगवा सकता है। साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा करने के लिए भी समन कर सकता है कि ये सही है कि नहीं है। कोई अन्य विषय जो विहित किया जा सके, कोई अन्य विषय जो इसको दिया जाएगा वो भी कार्य करेगा ये। अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन किसी अपील का विनिश्चय करते समय आयोग की निम्नलिखित शक्तियां, यानी सीधी सी बात है, जो राज्य सूचना आयुक्त होता है उसकी निम्नलिखित शक्तियां होती हैं। क्या होती हैं? लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जिनके अंतर्गत निम्नलिखित ही है। क्या होता है? विशिष्ट प्रारूप में सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यानी सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराने का काम इसका होता है। जहां कोई लोक सूचना अधिकारी विद्यमान न हो, मान लो कोई विभाग है और वहां पे जन सूचना अधिकारी नियुक्त ही नहीं किया गया है, तो वहां पे लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी निर्देश दे सकता है। यानी जो राज्य सूचना आयुक्त होता है, मान लो कहीं पे जन सूचना अधिकारी ही नहीं है, इसीलिए किसी व्यक्ति की को जो आरटीआई के तहत सूचना नहीं मिली है तो उसको पहले पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को नियुक्त करने का निर्देश देगा कि आप पहले इसको नियुक्त करो। सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करने का काम करता है। जैसे कि कोई सूचना है, ये सूचना का कोई वर्ग है, उसके तहत कई सूचनाएं आती हैं तो उनको प्रकाशित करने का काम करेगा। अभिलेखों का रखरखाव करना, प्रबंधन करना, उनके विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए भी कार्य कर सकता है। यानी जो वही बात है, अभिलेखों की सुरक्षा करना, प्रबंधन करना, उनका अगर किसी तरीके से विनाश हो रहा है तो उसमें पद्धतियों में परिवर्तन करना, नए नए तरीके से उनका संरक्षण करना। सूचना के अधिकार के पदाधिकारी जितने भी उनके प्रशिक्षण संबंधी उपबंध भी करना। यानी भाई जो भी जन सूचना अधिकारी है या उससे ऊपर अधिकारी है तो उनको भी तो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, तो उनको व्यवस्था करना। आयोग किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति यानी जुर्माना आरोपित कर सकता है। मान लो अगर जुर्माना तभी आरोपित कर सकता है जन सूचना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी के ऊपर, यदि बिना युक्त कारण के, अगर जैसे कोई सूचना मांगी गई है और सूचना मांगी गई है तो किसी व्यक्ति की सूचना हेतु कोई आवेदन लेने से कोई जन सूचना अधिकारी इनकार कर देता है, या समय के भीतर सूचना नहीं देता, या फिर गलत जानबूझकर गलत, अधूरी, अपूर्ण, भ्रामक सूचना दे देता है, या सूचना को नष्ट कर दिया गया है जो अनुरोध की गई थी, मांगी गई थी, किसी रीत से कोई बाधा डाल रहा है कि सूचना पहुंचे न व्यक्ति तक, आयोग लोक सूचना अधिकारी को उस पर कोई शास्ति आरोपित किए जाने के पूर्व सूचना सुनवाई का युक्त अवसर भी प्रदान करेगा। जैसे जिसके ऊपर अगर जुर्माना लगाया जा रहा है तो उसकी भी तो बात सुनेगा। तो वही कह रहा है कि उस पर शास्ति आरोपित करने से पूर्व, उस पर जुर्माना लगाने से पहले उसकी युक्त सुनवाई का अवसर भी तो उसको देगा। आयोग किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सिफारिश भी कर सकता है। यानी जिस विभाग में है उस विभाग से कह देगा कि इसको निकालो, इसके खिलाफ ये कार्यवाही करो। तो ये हो गया राज्य सूचना आयोग। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 6वां क्वेश्चन, इसके बाद 7वां क्वेश्चन है भ्रष्टाचार के बारे में। प्रश्न कह रहा है भ्रष्टाचार से क्या अभिप्राय है, यानी भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण के लिए उठाए गए कदमों का
विश्लेषण कीजिए। यानी बताना है, सबसे पहला प्रश्न का भाग है कि भ्रष्टाचार क्या है और दूसरा क्या उत्तर प्रदेश सरकार इससे निपटने के लिए क्या कर रही है। तो भ्रष्टाचार क्या होता है इसको समझ लेते हैं। भ्रष्टाचार क्या होता है, आप जानते होंगे, जैसे कहते हैं भ्रष्ट आचरण, मतलब आप जने का मतलब किसी सरकारी फाइल पास कराना है, कोई आपसे रिश्वत मांग ले। मान लो कोई ठेकेदार है, सड़क बनाने का पैसा तो सरकार से पूरा ले ले, लेकिन घटिया किस्म का सड़क बना दे। कोई व्यक्ति है कि कोई लेडीज है, कोई दयनीय व्यक्ति में अबला नारी है, अब उससे वो गलत मतलब गलत इरादे से उसका कोई काम करता है या कोई काम उसका अड़ंगा लगा देता है, तो ये भी एक भ्रष्टाचार हो गया। यानी कोई काम करना या फिर कोई काम नहीं करना, अपने पद की शक्ति का, पावर का, क्षमताओं का दुरुपयोग करना, ठीक है, उससे किसी तरीके का लाभ लेना लोगों से। जैसे सड़क बनाने के लिए पैसा आया था, लेकिन ठेकेदार ने सड़क खराब बना दी, अपने पद शक्ति का प्रयोग किया आर्थिक लाभ कमाने के लिए। कोई ठेकेदार, कोई अफसर आपकी फाइल पास नहीं कर रहा, आपसे रिश्वत मांग रहा है। कोई नेता सरकारी पद का इस्तेमाल अपने रिश्तेदार को नौकरी दिलाने के लिए कर रहा है, तो ये भी भ्रष्टाचार हो गया। डॉक्टर है, वो सरकारी अस्पताल में है लेकिन दवा बाहर की लिख दे, तो ये भी भ्रष्टाचार है कि अलग से उसको कमीशन मिल रहा होगा। तो सीधी सी बात है, ये सब सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ही होते हैं। तो सीधी सी बात है, किसी सार्वजनिक, इसमें लिख सकते हैं कि भ्रष्टाचार से क्या अभिप्राय है। जैसे प्रश्न का भाग तत्व लिखा जा सकता है, जब किसी सार्वजनिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति, जैसे किसी सार्वजनिक पद पर कोई नेता भी हो सकता है, वो भी सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है, डीएम एसडीएम हो गए, कोई कर्मचारी हो गया, कोई बाबू हो गया, कोई टीचर हो गया, कोई भी सार्वजनिक पद पर बैठे हुए। जब किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति या अधिकारी, पदाधिकारी अपने पद का, अपनी शक्ति का, अपनी जिम्मेदारियों का गलत इस्तेमाल करता है, गैर कानूनी इस्तेमाल करता है, अवैध इस्तेमाल करता है, और इसका इस्तेमाल क्यों करता है, निजी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से करता है, ठीक है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई पदाधिकारी कोई काम करने के लिए या कोई काम नहीं करने के लिए, रोकने के लिए लोगों पर नियम प्रक्रिया का अपने वो करता है, दुरुपयोग करता है, तो ये होता है भ्रष्टाचार। तो हम समझ लेते हैं बुक में क्या दिया हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं। तो चलिए किताब में देखते हैं, भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार एक ऐसा जहर है जो किसी भी देश के आर्थिक विकास में बाधा के रूप में काम करता है। अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा विहित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक यथोचित रूप से पालन न करके अवैध ढंग से रिश्वत लेकर, यानी अधिकारी और कर्मचारी द्वारा द्वारा विहित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक यथोचित रूप से पालन न करना, यानी इनको जो भी कर्तव्य दिए गए हैं उनका निष्ठापूर्वक रूप से पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि पैसा मांग रहे हैं। यानी अगर किसी को, कोई कर्मचारी का काम है कि बाबू का काम है कि टीचरों से वेतन देना है, टीचरों को समय पे वेतन देना है, लेकिन क्या करता है, वो सबसे 500 रुपया मांगता है, तो ये भी भ्रष्टाचार। अवैध ढंग से, यानी कि जो भी उसको विहित कर्तव्य है इनका पालन निष्ठापूर्वक यथोचित रूप से ना करके अवैध ढंग से रिश्वत लेकर अनुचित रूप से काम करना भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार से निवारण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। कौन कौन से कदम उठाए गए, तो भ्रष्टाचार निवारण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी ऑनलाइन चीजें की जाती हैं, ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जा रहा है, ये भी भ्रष्टाचार निवारण के लिए ही किया गया है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जो समाधान पोर्टल था वो भी भ्रष्टाचार निवारण के लिए था, ठीक है। जितनी भी योजनाएं हैं उनका ऑनलाइन कर दिया गया है, वो भी भ्रष्टाचार। हमने देखा था जो लोकपाल लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी, हमने देखा था लोकायुक्त की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में की गई थी। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। जो जो राज्य के मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, नौकरशाह होते हैं, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार और कुशासन से शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। तो ये भी होता है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार काम कर रही है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार विरोधी उसने संगठन भी सरकार ने, हमारी प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी संगठन, जो भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है, वो पहले से भी कई उत्तर प्रदेश के कई मंडलों में थे, लेकिन अभी वर्तमान में 8 मंडलों में और भ्रष्टाचार विरोधी संगठनों की नई इकाइयां स्थापित कर दी गई हैं। कहाँ कहाँ पे स्थापित की गई हैं भ्रष्टाचार विरोधी संगठन की इकाइयां, एक अलीगढ़, देवीपाटन, बस्ती, प्रयागराज, चित्रकूट धाम, बांदा, सहारनपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर में भ्रष्टाचार निवारण इकाइयां स्थापित की। इसके साथ साथ पूर्व में इकाइयां कहाँ पे, भ्रष्टाचार निवारक संगठन की पूर्व में इकाइयां कहाँ स्थापित थी, इन जिलों में स्थापित, इन मंडलों में लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, कानपुर, झांसी, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ आदि में। इसके अतिरिक्त क्या किया गया है, ये भ्रष्टाचार सबसे पहले आ गया कि ये लोकायुक्त अधिनियम के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति की गई।
अभी हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधी जो संगठन है उसकी 8 इकाइयां स्थापित की गई, पहले से भी कई जगहों में थी। इसके साथ साथ जो अब सभी मंडलों में जहां जहां भ्रष्टाचार निवारक संगठन की इकाइयां स्थापित है वहां पे एसीओ का थाना भी स्थापित किया जाएगा। इसके अंतर्गत एक टास्क फोर्स बनाई गई है। क्या करेंगे, अब एसीओ के जो अधिकारी होते हैं यानी भ्रष्टाचार विरोधी जो संगठन है उसके अधिकारी भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करके कार्यवाही सुनिश्चित कर सकेंगे। एंटी करप्शन पोर्टल भी उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू किया है। एंटी करप्शन पोर्टल क्या है, इसके माध्यम से प्रदेश का कोई भी नागरिक किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। एंटी करप्शन पोर्टल जैसे समाधान योजना को भी आप देख सकते हैं, एंटी करप्शन पोर्टल है। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश एंटी करप्शन पोर्टल के माध्यम से आप शिकायत दर्ज कराओ, शिकायत की स्थिति समझो, और जब आपकी शिकायत का समाधान हो जाए तो आप फीडबैक भी दे दो। शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जाएगी। यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसी तरह से है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एंटी भू माफिया पोर्टल। आप जानते होंगे कि बहुत ज्यादा भू माफिया होते हैं, यानी जो लाठाई टाइप में लोग होते हैं, वो गरीब गुरबों जो बेचारे कमजोर लोग होते हैं उनकी जमीन को छीन लेते हैं, पैसा भर देते हैं पुलिस वुलिस में। तो और सरकार की जमीन भी, जैसे कोई ग्राम समाज की जमीन है, कोई तालाब है, वहां कब्जा कर लेते हैं। किसी के परिवार में कोई नहीं है, केवल एक बुढ़िया औरत बची है, उसकी जमीन को कब्जा कर लेते हैं। तो इसीलिए सरकार ने एंटी भू माफिया पोर्टल भी लॉन्च किया ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। भू माफियाओं द्वारा सरकारी एवं निजी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की शिकायतें शासन प्रशासन पर निरंतर सतत प्राप्त होती रहती हैं, जिनके त्वरित और उचित निवारण हेतु इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। ऐसे अतिक्रमणकारियों भूमाफियों को चिन्हित किया जाता है पहले, फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई करके हजारों करोड़ रुपए की भूमि उनके कब्जे से अभी भी मुक्त कराई गई है। जैसे सुने होंगे उत्तर प्रदेश में ये प्रयागराज साइड अतीक अहमद वगैरह थे, उधर कानपुर साइड विकास दुबे था, तो ये सारे लोग बड़ी जमीन पर कब्जा किए हुए थे। वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार ने भ्रष्टाचार उन्मूलन के विरुद्ध अनेक कदम उठाए हैं, जिनके लिए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। यानी भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। इसी प्रकार अपराध के प्रति भी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसलिए एंटी करप्शन पोर्टल, एंटी भू माफिया पोर्टल, एसीओ का गठन यानी भ्रष्टाचार विरोधी संगठन का गठन महत्वपूर्ण है। सरकार के इन साहसिक कदमों से एक और प्रदेश में निवेश का माहौल बन रहा है। यानी अगर किसी की कोई जमीन कब्जा नहीं करेगा तो निवेशक तो निवेश करेंगे ही करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर जन सामान्य को राहत पहुंचाकर सुशासन की स्थापना में भी सहायता प्रदान की। यानी भ्रष्टाचार क्या है और भ्रष्टाचार निवारण के लिए सरकार ने क्या किया है। पहले क्या किया भ्रष्टाचार निवारण के लिए, लोकायुक्त की नियुक्ति किया है, जिसके माध्यम से नागरिक मंत्रियों, विधायकों, नौकरशाहों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी संगठन की स्थापना की गई है, एंटी करप्शन पोर्टल आया है, एंटी भू माफिया पोर्टल आया है, ये सारी चीजें आई। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं जो हमारे इस चैप्टर का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है नागरिक घोषणा पत्र क्या है। नागरिक घोषणा पत्र की विशेषताओं को उल्लेखित करते हुए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसके महत्व को स्पष्ट करें। यानी बताना सबसे पहले पार्ट यह है कि उत्तर प्रदेश, सबसे पहले जो प्रश्न का भाग है वो ये कह रहा है कि नागरिक घोषणा पत्र क्या है, फिर कह रहा है नागरिक घोषणा पत्र की विशेषताएं बताइए। तो आपको हेडिंग डाल के नहीं लिखना है, उसमें सीधा पहले पैराग्राफ में लिख देता है नागरिक घोषणा पत्र क्या होता है, फिर उसकी विशेषताएं, फिर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसके महत्व को, यानी उत्तर प्रदेश के लिए क्यों जरूरी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या इसके लिए किया है, ये चीजें लिख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जानते हैं नागरिक घोषणा पत्र क्या होता है। तो हम जानते हैं जैसे आज ऑनलाइन की दुनिया है, हम फ्लिपकार्ट वगैरह हर जगह पे ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, अमेजन से खरीदते हैं, मिंत्रा से खरीदते हैं। तो आप जैसे ही खरीदते हैं उसमें, तो जिस प्रोडक्ट पे आप जाएंगे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पूरा ब्यौरा दिया रहेगा, पूरा एक एक चीज का ब्यौरा दिया रहेगा। तो उस वेबसाइट पे जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह ऐप होते हैं, पूरा ब्यौरा प्रोडक्ट का दिया रहेगा। जैसे मान लो आपने एक फोन खरीदा तो फोन के बारे में सारी उसमें दिया रहेगा कि इसमें 2 कैमरा होगा, 2 कैमरा, 3 कैमरा पीछे होगा, कितने मेगापिक्सल का होगा, आगे वाला कितने मेगापिक्सल का होगा, बैटरी कितने एमएच की लगेगी, चार्जर कितने एम्पियर का होगा,
ठीक है। अगर ये क्या कहते हैं बिगड़ जाता है किसी वजह से, तो आपको एक वारंटी कार्ड दिया जाएगा कि आप 1 साल के भीतर 6 महीने के भीतर इसके पास वारंटी कर सकते हो। वारंटी करने की पूरी प्रक्रिया होगी। फिर नीचे लिखा होगा कि कस्टमर केयर से बात करना है। तो आप जिस सेवा को लेने गए थे प्राइवेट सेक्टर के पास में, तो उस सेवा में अगर कोई समस्या आती, मान लो नया नया फोन आप खरीदे और 2 ही दिन बाद वो खराब हो गए, या फिर आपने ऑनलाइन ऑर्डर दिया था वो खराब आया, उस गुणवत्ता का नहीं आया, खराब गुणवत्ता का आया, तो आप जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दे रहा है, वो तो इतनी सुविधा दे रहा है। आज पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग चल रहा है, उत्तर औद्योगिक अवस्था जो चल रही है, उसमें बाजार आपके घर में घुस गया है। तो ये चीजें हो गई। तो प्राइवेट सेक्टर तो ये सारी चीजें कर रहा है, सारी सुविधा दे रहा है, लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या है सरकारी क्षेत्र में। अब सरकारी क्षेत्र में मान लो कोई विभाग है, वो बिजली देने के लिए कोई विभाग बना हुआ है, ठीक है। कोई विभाग बना हुआ है बिजली देने के लिए, कोई विभाग बना हुआ है पानी देने के लिए, ठीक है। कोई विभाग बना है तहसील, जैसे कि तहसील बना है लोगों के काम काज करने के लिए, ठीक है। अलग अलग तरह के विभाग हैं, जैसे बैंक बनी हुई है, तो बैंक बनी है बैंक की सेवा देने के लिए, सरकारी बैंक है, निजी बैंक है, ठीक है। तो सरकारी बैंक बहुत सारी बनी हुई है, तो ये काम ही सरकार को, ये भी जनता को सेवा ही दे रहे हैं। जैसे निजी क्षेत्र क्या कहते हैं प्रोडक्ट दे रहा था, सेवा दे रहा था, तो ये भी तो सेवा दे रही है सरकार की, जो भी सरकार जो देना चाह रही है वही। लेकिन क्या है समस्या? अब ये किसके पास जाए? गुणवत्ता कौन कंट्रोल करेगा? इतनी फास्ट तरीके से कैसे काम? तो उसी के लिए ये कॉन्सेप्ट आया है नागरिक घोषणा पत्र। यानी नागरिक घोषणा पत्र क्या होता है? एक तरह का, एक पूरी तरह से दस्तावेज होता है, जिसमें कोई सरकारी दफ्तर, जैसे आप जल बोर्ड में चले जाइए, या फिर कहने का मतलब जल बोर्ड चले जाइए, या विद्युत विभाग में चले जाइए, या फिर कोई और विभाग जो सरकार का होगा, किसी बैंक में चले जाइए, तो आपको क्या होगा? एक दस्तावेज बाहर टंगा होगा, और उस दस्तावेज में क्या क्या चीजें होंगी? सबसे पहले विभाग का नाम होगा, दफ्तर का नाम होगा, उसके द्वारा कौन को उसका क्या काम है ये होगा, वो कौन कौन सी सेवाएं दे रहा है ये होगा, किस मानक की दे रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या होगी, कितने समय में आपको देगा, ठीक है। जैसे डिलीवरी वाला दिखा देता है कि 5-6 दिन में आपके यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो ये इसमें भी लिखा रहता है कि आय प्रमाण पत्र 7 दिन में मिल जाएगा, पानी का नया कनेक्शन 15 दिन में मिल जाएगा, सड़क की मरम्मत 30 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें। और मान लो इतना समय नहीं मिलता, तो आपको पास होता है कि इस जो दस्तावेज दिया जाता है नागरिकों के लिए, हर विभाग में एक चपका होता है। अब ज्यादातर किसी किसी जगह नहीं है, लेकिन बहुत जगह होता है कि पूरी सूचना दी होती है उसके बारे में। तो उसमें क्या होता है कि लिखा रहता है कि अगर आपको ये सुविधाएं इस मानक में नहीं मिलती, इतने समय में नहीं मिलती, गुणवत्ता में नहीं मिलती, या फिर आपको ज्यादा समय लग रहा है, तो आपको किसके पास शिकायत करना है, कहाँ जाना है। तो इसी को कहते हैं नागरिक घोषणा पत्र। यानी नागरिकों के, सरकार द्वारा एक हिसाब से नागरिकों को गारंटी है उनके अधिकारों की दी है, उनके सरकार द्वारा जो मानक से सेवाएं उनको मिल सके, तो यही होती है। यानी सरकार का जनता से किया गया एक तरीके से ये वादा होता है, गारंटी होती है, सेवाओं की गारंटी होती है कि हम इस तरह से देंगे। तो अगर बात करें इसकी विशेषताओं की बात करें, तो चलिए ऊपर वाला समझ लेते हैं। तो नागरिक घोषणा पत्र क्या है? एक ऐसा दस्तावेज होता है, ऐसे ही लिख सकते हैं इसमें, नागरिक घोषणा पत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें कोई भी सरकारी दफ्तर या संस्था या विभाग जनता को ये बताता है कि वो कौन कौन सी सेवाएं देगा, उनकी गुणवत्ता क्या होगी, मानक क्या होंगे, कितना समय लगेगा। अगर सेवाएं समय पे नहीं मिलती हैं, निर्धारित गुणवत्ता में नहीं मिलती हैं, तो शिकायत कहाँ करनी है, इसके लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार होगा, शिकायत निवारण की प्रणाली क्या होगी, कितने दिन में शिकायत का निवारण हो जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं, ये विशेषताओं में भी आती है। अर्थात यह सरकार का अर्थात यह सरकार का जनता से किया गया एक वादा है, सेवाओं की गारंटी है। यानी क्या है? नागरिक घोषणा पत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें कोई भी सरकारी दफ्तर या संस्था या विभाग जनता को ये बताता है कि वह कौन कौन सी सेवाएं देगा, उनकी गुणवत्ता, मानक क्या होंगे, कितना समय लगेगा, सेवाएं का समय क्या होगा, निर्धारित गुणवत्ता में अगर नहीं मिलती है तो शिकायत कहाँ करना है, कौन जिम्मेदार होगा, इसकी शिकायत निवारण प्रणाली हो क्या होगी, ये सारी चीज। अब इसी नागरिक घोषणा पत्र की अगर विशेषताएं बात करें, तो इसमें जो घोषणा पत्र बाहर टंगा होता है विभागों में, उसमें लिखा होता है विभाग या संस्था का नाम और काम, ये क्या करता है, कौन कौन सी सेवा देता है, कितने समय में देगा, गुणवत्ता कितनी होगी, समय कितना होगा, गुणवत्ता क्या होगी, जिम्मेदारी किसकी होगी, शिकायत निवारण कहाँ कैसे होगा, किसके पास जाना है, कौन सा अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होगा। इससे क्या होता है? विशेषताओं के अंतर्गत क्या आता है नागरिक घोषणा पत्र में? इससे जवाबदेही बढ़ती है सरकारी तंत्र की, पारदर्शिता आती है, जन केंद्रित होता है ये, इसकी भाषा बहुत ही सरल होती है, उस भाषा में होता है जहाँ पे सामान्य लोग उस भाषा को बोलने वाले होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में होगा अगर कोई विभाग होगा, तो वो मराठी भाषा में अपना नागरिक घोषणा पत्र रखेगा। अगर उत्तर प्रदेश का कोई है तो हिंदी भाषा में रखेगा। अगर कोई तमिल वाले क्षेत्र में है तो तमिल तेलुगु भाषा रखेगा। इस हिसाब से तो आसान इसकी प्रक्रिया रखी जाती है। और इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें निरंतर
समय समय पर इसमें सुधार किया जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलेगी तो समस्याएं भी बदल जाएंगी, ये चीजें होती हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसमें बहुत सारे काम किए। तो देखते हैं हमारी किताब में क्या क्या दिया हुआ है। हमारे किताब में तो नागरिक घोषणा पत्र क्या है, नागरिक घोषणा पत्र की विशेषताओं को उल्लेखित करते हुए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसके महत्व को स्पष्ट करें। नागरिक घोषणा पत्र की अगर बात करें, नागरिक घोषणा पत्र नागरिकों के अधिकार संबंधी एक दस्तावेज होता है। नागरिकों के अधिकार संबंधी एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसका उद्देश्य सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त जो निजी संगठन होते हैं, भाई निजी संगठन में भी जो सरकारी लिमिटेड कंपनियां हैं वो हो गई, तो निजी संगठन पारदर्शी, जवाबदेह, नागरिक उन्मुख बनाना होता है। जो इनका उद्देश्य क्या होता है नागरिक घोषणा पत्र का, जो सरकारी संगठन है, सरकारी विभाग है या सरकारी सहायता प्राप्त कोई निजी संगठन है, कोई विद्यालय है सरकार के सहयोग से चल रहा है, तो उन संगठनों में पारदर्शी, जवाबदेह और उनको नागरिक उन्मुख बनाना होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिक घोषणा पत्र अपने सभी विभागों में लागू कर दिया, यानी उत्तर प्रदेश का कोई विभाग नहीं है जिसमें यह लागू ना हो। नागरिक घोषणा पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, तो विशेषताएं यही होती हैं कि नागरिक घोषणा पत्र सुशासन की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने का एक सबल माध्यम है। भाई सुशासन, अच्छा शासन तभी तो आएगा जब नागरिकों की समस्याओं का समाधान होगा, और सरकार जिस चीज के लिए नियुक्त हुई है, चुनाव हुआ है, वो चीजें वो उसको आसानी से देगी। तो सुशासन की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करता है। प्रशासनिक संगठन की जो सेवाएं होती हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार की अपेक्षा की जाती है, यानी उनकी गुणवत्ताओं में सुधार होता है। जो नागरिक घोषणा पत्र होता है उसका जो प्रारंभिक भाग होता है, जो आप पहले देखेंगे, तो संगठन की इसमें पृष्ठभूमि होती है, इसकी उपयोगिता का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है कि संगठन ये है, इसकी ये उपयोगिता है, ये काम करता है। नागरिक घोषणा पत्र में संगठन के कार्य क्षेत्र, यानी कौन कौन से काम करता है, क्या क्या क्षेत्र है, लक्षित वर्ग किन किन लोगों को ये सुविधाएं देता है, इसका वर्णन होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि नागरिक घोषणा पत्र किन सेवाओं और किन वर्गों के लिए है, यानी कौन सी सेवाएं किन वर्गों के लिए है। नागरिक घोषणा पत्र में यह वर्णन रहता है कि संगठन की सेवाएं प्राप्त करने वाले आम जनों के क्या क्या अधिकार, यानी जनता के क्या अधिकार है, उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलनी है। नागरिक घोषणा पत्र में यह भी वर्णित रहता है कि प्रशासन की कौन सी शाखा किस कार्य को निष्पादित करती है, यानी विभाग होते हैं और विभाग के कई उप विभाग भी होते हैं, तो ये भी लिखा रहता है कि प्रशासन की कौन सी शाखा किस कार्य को करती है, निष्पादित करती है। नागरिक घोषणा पत्र में यह भी वर्णित होता है कि यदि शासन प्रशासन के किसी स्तर पर कोई कमी नियत अवधि में संपन्न न हो पाए, यानी नियत समय में पूरी नहीं होती, नियत गुणवत्ता में नहीं मिलती है, मानक में नहीं मिलती है, तो उस स्थिति में आम जन की शिकायत का स्थान क्या होगा, किसके पास वो शिकायत करेगा, कहाँ जाएगा, शिकायतों का समाधान कैसे होगा। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद कुछ प्रशासनिक संगठनों ने अपने नागरिक घोषणा पत्र में इस अधिकार का विवरण देना शुरू किया है। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो इसका महत्व यही हो जाता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है हमारे यहाँ पे, संसाधनों की कमी है, पिछड़ा पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, पूर्वांचल का पिछड़ा हुआ है, जहाँ पर लोगों अशिक्षित है, लोगों के पास शिक्षा नहीं, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं, तो वहां पे नागरिक घोषणा पत्र बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जहाँ पे लोगों के पास साक्षरता नहीं है, लोग पिछड़े हैं, अत्याचार हो रहे हैं, जातिवाद है, ये सारी चीजें, तो उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों में कार्य रूप में है। ये नागरिक घोषणा पत्र सभी विभागों में हमारे यहाँ कार्य रूप में है। इससे शासन प्रशासन को प्रदेश की जनता के प्रति कर्तव्य परायणता एवं जवाबदेही का बोध होगा, यानी सही बात है, अपना कर्तव्य क्या करना है ये पता होगा ना, और जवाबदेही भी बनेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ई साथी पोर्टल लॉन्च किया, यानी इसी समस्या का समाधान करने के लिए, नागरिक घोषणा पत्र को मूर्त रूप देने के लिए सरकार ने ई साथी नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया, जहां प्रदेशवासी निश्चित समय अवधि में विशेष सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, यानी निम्नलिखित सुविधाएं इसके माध्यम से ई साथी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ई साथी पोर्टल के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, सबसे पहले होता है इसमें जाति प्रमाण पत्र, एक होता है ई साथी पोर्टल होता है, ठीक है, ई जिला भी होता है, ई साथी पोर्टल। ई साथी में जैसे आप जाओगे किसी कॉमन सर्विस सेंटर में तो उसमें देखते होंगे ई साथी में भी लॉग इन करता है, तो ई जिला में करता है, ई डिस्ट्रिक्ट होता है, एक ई साथी होता है। तो इससे आप जाति प्रमाण पत्र, अधिवास यानी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र का फॉर्म भरवा सकते हो, ऑनलाइन होगा आपके पास आ जाएगा। हैसियत प्रमाण पत्र बना सकते हो, जैसे आप खतौनी की नकल उससे निकलवा सकते हो। मुख्यमंत्री के द्वारा कोई सुविधा दी गई जैसे खेत खलिहान एवं दुर्घटना सहायता योजना है वो मिल सकती है, माननीय मुख्यमंत्री दुर्घटना योजना सहायता, ये सारी चीजें मिल सकती हैं। तो ये सारी चीजें इससे मिल सकती है। इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक ई डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं के लिए आवेदन अपने पंजीकृत अकाउंट के माध्यम से कर सकता है, तथा आवेदन के निस्तारण यानी जब उसका काम पूरा हो जाए तो इसी पोर्टल से
प्रमाण पत्र निस्तारित व डाउनलोड भी कर सकता है। आपने देखा होगा जब आय जाति निवास बनवाने जाते उत्तर प्रदेश के जिनके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन वाली दुकान में आप ऑनलाइन करवा दो, फिर आपका तहसील में काम होगा, फिर उसी ऑनलाइन की दुकान से आपका डाउनलोड भी हो जाएगा। तो उसी तरह दिखा हुआ है कि इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक इस ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के लिए आवेदन अपने पंजीकृत अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं तथा आवेदन के निस्तारण के पश्चात जब पूरा हो जाता है काम, तो इसी पोर्टल से प्रमाण पत्र या फिर निस्तारित व डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए नागरिक को अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि सिटीजन चार्टर एक्ट आम जनता की सुविधाओं को निश्चित समय अवधि में उपलब्ध कराने के लिए एक उपयोगी तंत्र है। इससे शासन प्रशासन में बैठे लोगों की जवाबदेही तय होगी, शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करेगा। इस प्रकार से हमारा ये पूरा चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद।